क्या जिन्नात भी ईद सेलिब्रेट करते हैं? एक सांप जो है वो मस्जिद में आ गया, उसने कुछ डिस्कशन की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसके बाद वो चला गया। तो असहाब ने पूछा कि ये कौन था, आपने कहा था ये एक जिन था। जिन्नात की शादियों की भी प्रॉपर तकरीबात होती है, इस तरह से जिन्नात की ईद की भी तकरीबात होती है। यहाँ पे हमारे इलाके का जो जिन है ना सरदार है, उसके बेटे की शादी थी, बारात लेके जा रहे थे, मैंने उनको मुबारकबाद पेश की। खाने की फरमाइशें करते हैं और उनको भी कुछ स्पेसिफिक खाने पसंद होते हैं। कच्चा मीट खाते हैं बिकॉज कि उसमें ब्लड का आंसर होता है। जब ईद आती है तो क्या शयातीन खास किस्म के कुछ और जिन्नात जो हैं ये भी सुनते हैं कि वो आज़ाद हो गए हैं? हर इंसान के साथ एक फरिश्ता और एक शैतान भी जो है पैदा होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो अक्सर खाने पे कुछ पढ़ के या मिला के जो है जादू करने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसा महसूस होता है तो आप रोजाना सुबह 9 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें। जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह की बनाई गई मखलूक है, तो क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह ईद उल फितर का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं? वो कौन सा पकवान है जो जिन्नात ईद के मौके पर खास तौर पर खाना पसंद करते हैं, और वो कौन से 4 रंग है जिनसे जिन्नात खास तौर पर अट्रैक्ट होते हैं? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल। ईद मुबारक आपको, और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी मुबारक हो। सर ये बताइएगा कि हम मुसलमान तो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या जिन्नात भी ईद सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल, उनमें जो मुसलमान जिन्नात हैं वो भी ईद सेलिब्रेट करते हैं। इनमें भी मज़ाहिब हैं, जैसे क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, दीगर मज़ाहिब के भी जो हैं, और उनमें जो मुसलमान हैं वो डेफिनेटली ईद करते हैं। बहुत सारे जिन्नात के हवाले से जो है वो शवाहिद मौजूद हैं कि ये सरकार दो आलम के दौर में आपके सल्लल्लाहु पास अलैहि तशरीफ़ वसल्लम। लाते थे और अपने मसाइल के लिए जो है वो इनसे डिस्कशन करते थे। बल्कि यहाँ पे एक हमें हिस्ट्री में ऐसा भी मिलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के ज़िम्मे लगाया कि आप जाके इनके मामलात को जो है वो बैलेंस करके आएँ। तो अच्छा। आप जब वापस तशरीफ़ लाए थे तो तलवार से खून अभी तक जो है वो रिस रहा था। कुछ इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं, शवाहिद मिलते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं जो तारीख़ से हमें ये बताते हैं कि एक मर्तबा जो है वो एक साँप जो है वो मस्जिद में आ गया, बड़ा-सा साँप था। तो उसने कुछ डिस्कशन की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर उसके बाद वो चला गया। तो असहाब ने पूछा कि ये कौन था, आपने कहा था ये एक जिन था जो कि सांप की शक्ल में था, और वो इस तरह से डिस्कशन। तो इसके शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं कि जिन्नात मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ अदवार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो अपने मामलात को डिस्कस करते थे। डेफ़िनेटली वो मुस्लिम थे तो अपनी रहनुमाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते थे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने जिन्नात की शादी देखी है और जिन्नात की शादियों की भी प्रॉपर तकरीबात होती है, इस तरह से जिन्नात की ईद की भी तकरीबात होती है। बिल्कुल उनकी भी होती है, और ये इसके शवाहिद मौजूद हैं कि इनकी शादियाँ जो होती हैं वो होती हैं। हमने एक बचपन में एक इस तरह से सुना था, मैंने सुनी हुई बात बताने लगा हूँ आपको। उसके पीछे हिकायत कुछ और थी, लेकिन वो चूँकि इस बात से रिलेटेड है इसलिए मैं आपसे बताने लगा हूँ। एक साहब जा रहे थे, उनके साथ उनका एक शागिर्द भी था। वो पैरानॉर्मल जो नॉलेज है वो रखते थे। उन्होंने एक साइड से चढ़ते हुए देखा कि बहुत गहरे बादल आ रहे हैं और बादल गरजता हुआ आ रहा है। उन्होंने कहा, "ओए मुझे कुछ चीज़ें दो, कुछ सिक्के दो, कुछ दो।" उन्होंने आसमान की तरफ फेंकना शुरू किया। "मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक हो।" उनको बाद में पूछा ऊपर से, जनाब उन्होंने भी तोहफ़े तोहफ़ जो है वो नीचे की तरफ फेंके। शागिर्दों से कहा, "उठा लो, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी हैं।" तो बाद में शागिर्दों ने पूछा, "क्या था?" उन्होंने कहा, जो यहाँ पे हमारे इलाके का जो जिन है ना सरदार है, उसके बेटे की शादी थी। तो ये ओह! बारात लेके जा रहे थे, मैंने उनको मुबारकबाद पेश की, जिसके रिज़ल्ट में उन्होंने ये जो है वो किया। अब ये बात है जिसको नज़र आता था, जो समझता था उसकी। यहाँ पे जो असल चीज़ है वो ये है कि इसके आगे जो वाक़या है वो ये है कि एक मरतबा वही शख़्स जिसने उठाई थी चीज़ें, जो शागिर्द था, अब वो अलहदा हो चुका था उस्ताद से, और उसने भी इसी तरह बादल चढ़ते हुए देखे। उसने कहा, लो भई इनकी ये तो शादी है, जिन्नात के सरदार की शादी है। शादी है या कोई इनके घर में खुशी है। उसने मुबारकबाद दी, ऊपर से आग के गोले आए, ऊपर से ईंटें आई, पत्थर आए बड़े-बड़े। ओह! वो बड़ा परेशान हुआ, उस्ताद से दूर हो चुका हुआ था। वो गया अपने उस्ताद के पास, उनका, "उस्ताद मोहतरम आपने किया था तो ये हुआ था, अब ये मेरे साथ ये हुआ है।" उन्होंने, "कब हुआ है?" उन्होंने कहा, "ये।" उन्होंने कहा, "बदबख्त, तुझे तो नज़र नहीं आता था ना कि वहाँ पे है कौन?"
उनके बच्चे का जनाजा था और तूने मुबारकबाद दे दी उनको, तो ओह! शुक्र करके बच गया है, नहीं तो वो तुझे तो जान से मार देते। तो ये उसकी बातें जिसको नज़र आता है। इट्स मीन कि इनकी शादियाँ भी होती हैं, गमी भी होती है, खुशी भी होती है, ये भी दुनिया से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई जो अज़ल से हैं वो अब तक रहेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, उम्रें लंबी-लंबी होती है लेकिन ऑब्वियसली बिल्कुल, उनमें आप भी देखें कि कॉन्सेप्ट है। पहले तो इंसान की उम्र 900 साल, 3000 साल तक की तो इंसान की उम्र बताई जाती है। मुख्तलिफ अंबिया की जो उम्रें कास्ट हुँ। होती हैं, वो इतनी-इतनी उम्रों के हैं। तो जिन्नात तो उससे भी पहले की बातें हैं। ईद पे है ना हम लोग कुछ ख़ास एहतमाम करते हैं खाने-पीने का, शीर खुरमा होता है, बारबेक्यू होता है। तो जिन्नात के बारे में भी हम सुनते हैं कि वो खाने की फ़रमाइशें करते हैं और उनको भी कुछ स्पेसिफ़िक खाने पसंद होते हैं। फरमाइशें पहली बात तो ये वो उन लोगों के साथ करते हैं जिनके साथ उनकी कोई अलग-सलग हुआ है। हर बंदा तो आपसे फरमाइश नहीं करेगा कि मुझे ये खाना है। ऐसे या है। जो उनके ज़ेर असर होगा, जिसके ऊपर वो काबू जो है वो रखते होंगे, जिसके ऊपर वो अथॉरिटी रखते होंगे, उसके साथ वो फरमाइश करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और मोस्टली ये लोग जो है वो मीट खाते हैं, कच्चा मीट खाते हैं, बिकॉज़ कि उसमें ब्लड का अंसर होता है। हुँ। तो ये वो चीज़ें खाते हैं। इमाम अ, अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान है कि अपने घर में जब तुम गोश्त खाओ तो उसको सिर्फ़ इतना खाओ कि जितना तुम हाथ से उतार सकते हो। दाँत से गोश्त को मत उतारो। पूछा गया कि सरकार ये क्यों है? तो आपने फ़रमाया कि इसमें जिन्नात का हिस्सा भी होता है। इट्स मीन कि वो जिन्नात गोश्त खाते हैं और वो पका हुआ भी खाते हैं, वो कच्चा भी खाते हैं। कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि हमें मिठाई की दुकानों पर जिन्नात मिठाई खा जाते हैं या जिन्नात जो होते हैं वो चाय की फ़रमाइश करते हैं, स्पेसिफ़िकली जिसमें मीठा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन ये सिर्फ़ मीठे पे डिपेंड नहीं है। ये कुछ जो है वाक़यात आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो मीठा जैसे इंसानों में होता है, कुछ लोगों को मीठा पसंद है, कुछ को मीठा पसंद नहीं, कोई स्पाइसी पसंद करता है, हुँ। कोई कोई जो है वो वेजिटेरियन होता है, मीट पसंद ही नहीं करता। तो इसी हुँ। तरह इनमें भी हैं, अपनी-अपनी पसंद के साथ ये लोग भी चीज़ें रखते हैं। इतनी इनमें हिस्स जो है वो मौजूद होती है कि ये अपनी पसंद और नापसंद का इज़हार करते हैं। अच्छा, इतनी पसंद नापसंद होती है जिन्नात में, कलर्स भी कुछ इनके फ़ेवरेट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कुछ लोग जो जिन्नात में से हमने कुछ को देखा है कि वो रेड कलर को बहुत पसंद करते हैं, कुछ ब्लैक को बहुत पसंद करते हैं। आपको डार्क स्पेसेस पे ये लोग मिलेंगे जहाँ पे लाइट नहीं जलती। आपके घर के जो स्टोर रूम्स हैं मोस्टली ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप नहीं जाते, जो आपकी हिडन प्लेसेस हैं। हिडन से मुराद ये नहीं है कि जो आपको नज़र नहीं आती, हुँ, यानी हुँ। जहाँ से आपका गुज़र ही नहीं होता। एक स्टोर रूम सही। है, आपने छत पे एक कमरा बनाया हुआ, उसके अंदर आपने अपना जो है ना वो वेस्टेज रखी हुई है, तो वहाँ पे ये लोग रहते हैं। चूँकि आपका वहाँ पे आना-जाना नहीं है, तो वो इनके ज़रिए इस्तेमाल आ जाता है। बज़ाहिर ये नज़र चुके नहीं आते, आपको पता नहीं चलता। तो ऐसा होता है। रेड कलर मैंने बताया, ब्लैक कलर मैंने बताया, इसी तरह ग्रीन कलर के साथ भी। लेकिन ये बहुत ही हम जिसको कहते हैं कि उस तरह के जिन्नात हैं, ग्रीन कलर के साथ जो वाबस्ता हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ रखते हैं। अच्छा। बड़े डिफरेंट किस्म के इनमें भी एग्ज़ैक्टली उसी तरह लेवल्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, जैसे इंसानों में हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अभी आपने ना बात की कि जिन्नात घर के कौन-कौन से हिस्सों में रहते हैं। अक्सर हम कोई भी मूवी देखते हैं ना तो उसमें हम देखते हैं कि बेड के नीचे खौफ आता है अजीब-सा कि इसके नीचे से कोई मखलूक ना निकल आए बाहर, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो ख़राब एप्लायंसेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती है, उसमें भी जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा। आपने बेड की बात की। बेड के नीचे से क्यों आपको खौफ आता है? हिडन है, आपको नज़र नहीं आ रहा, आपकी आँखों से ओझल है। तो अक्सर जो हम देखते हैं ना, साइंस फ़िक्शन मूवीज़ में देखते हैं, हॉरर मूवीज़ में देखते हैं, हुँ। जो कि मुख्तलिफ़ लोगों के एक्सपीरियंस से जो है वो बताई गई होती है। तो उसमें पता यही चलता है कि वो आपके बेड के नीचे छुपा हुआ था, वो नहीं वहीं से निकल के जो है वो आपके सामने आ गया, ठीक? ये बिल्कुल होता है। इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए कहते हैं कि अपने बेड को नीचे से जो है वो क्लीन रखें। बल्कि कई लोगों ने तो वो जो है वो अब लो प्रोफाइल बेड्स की तरफ आ गए हैं, जिसके नीचे कोई स्पेस ही नहीं है, ठीक? हुँ। दूसरी बात आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, बिल्कुल ऐसे है। आपको अगर याद हो तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में राहु के बारे में बात की थी, नंबर 4 पे हमने बात की थी। यस। राहु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेट करता है। इसी तरह वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस जो है वो इससे रिलेट करता है। तो राहु से मुतल्लिका जो एंटिटीज़ हैं, वो डेफ़िनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की तरफ जो है वो ज़्यादा माइल होंगी। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे धातें बहुत ज़्यादा हैं, कॉपर यहाँ पे है, सिल्वर आपको यहाँ पे मिलता है, सम टाइम आपको गोल्ड भी मिलता है। तो इनका ताल्लुक धातों से भी है। तो अच्छा। बिल्कुल हमें बड़ी अच्छी तरह से याद है, बचपन में क्या होता था कि हम अगर चोटें लग जाती थी ना, बच्चे गिर जाते थे, तो अक्सर जो साहिब इल्म लोग होते थे वो कहते थे इसके गले में ना 5 पैसे का एक सिक्का डाल दो। वो 5 पैसे का सिक्का एक्चुअली कॉपर का बना हुआ होता था, हुँ। ठीक? उसमें सुराख करके सिक्का गले में डाल देते थे, वो नज़र बद से बचाता था।
वो हिफ्ज़ मान के काम आता था। स्पेशली मार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो इन चीज़ों से बचने में आपको मदद देता था। आज भी मैं स्पेशली इसके ऊपर जो है वो मैं एक कॉपर का कड़ा बनाता हूँ, जो ब्लड प्रेशर में आपको काम देता है, जो हादसात में, सर्जरी में, इवन कि ये ईवल से प्रोटेक्शन के लिए भी वो बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह बिल्कुल सही। आप देखें, कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रोता है ना, तो इसके सराहने कोई लोहे की चीज़ रख दो। वो क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कि एक्चुअली बच्चे को चीज़ें नज़र आती हैं। उसकी अभी आँखों की जो है वो सिस्टम इस तरह से होता है कि पिछले कुछ टाइम तक तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको पेरेंट्स भी नज़र नहीं आ रहे होते हैं, सिर्फ हैवले होते हैं जो उसको नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें वो देख सकता है। वो जो एक 40 डेज का पीरियड जी, होता वो है बच्चे पीरियड की होता है ना, पैदाइश के बाद, उसमें उसको खास तौर पे प्रोटेक्ट किया जाता है ना। बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी तरह कि इसको कोई जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में जो है वो ना ये इन्वॉल्व हो जाए, फँस ना जाए कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, खातून पाकीज़गी बरकरार नहीं रख सकती तो उसकी तरफ ये चीज़ें माइल होती हैं, क्योंकि ये निजासत की तरफ जो है वो जाती हैं। और साथ में बेबी होता है, बेबी की तरफ फिर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरफ जाते हैं। इवन कि हमने यहाँ तक सुना हुआ है कि जिन्नात के बच्चे जो हैं वो आपके बच्चों से खेलते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या ये तय होता है कि इसके साथ कोई ईवल एंटिटी जुड़ेगी आगे जाके? अगर मैं ये बात करूं कि बिल्कुल होता है तो ये गलत नहीं होगी। हम कई ऐसे जायचे जो है वो देखते हैं। जायचा पैदाइश अगर आपके पास पूरी टाइमिंग के साथ आता है तो उसी वक्त ही आपको पता चल सकता है कि ये बाय बर्थ इन्फेक्टेड है या नहीं है, या आगे चल के इसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बर्थ चार्ट में ये रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन हर पर्सन उसको इस एंगल से देखने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम इंसान समझ सकते हैं? 99% राहु होता है, 99%। साथ में अगर मून लग गया है तो फिर तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। रेमेडी क्या होती है? डिफरेंट रेमेडीज़ होती हैं, डिपेंड करता है कि राहु और मून जो है वो अकेले हैं, किस बुर्ज में हैं, उनके ऊपर किन प्लैनेट्स की नज़रात हैं या नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे इंडिविजुअली आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इंडिविजुअली आपको देख के कहता है कि आपको ये वाली दवा लेनी चाहिए, ये एंटीबायोटिक लें, इतनी पोटेंसी में लें। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है बर्थ चार्ट टू बर्थ चार्ट। लेकिन अगर किसी इंसान के पैदा होते उसके साथ ईवल एंटिटीज जुड़ी हुई हैं या नजर बद का खदशा है तो उसके क्या साइंस होंगे? मोस्टली जैसे कि मैं आज की बात करूं, मेरे पास आज ही एक साहब आए हुए थे। वो जैसे ही मेरे कमरे में एंटर हुए तो मुझे फील हो गया कि इनके साथ कुछ नेगेटिव है, और उन्हें बैठते ही जमाइयाँ आनी शुरू हो गई, बैठते ही। और वो जमाई इतनी बड़ी बड़ी थी कि शायद वो 1-1 मिनट की जमाई ले रहे थे। ठीक है। अब मैंने उनको देखा, देखते ही उन्होंने मुझे कहा कि 1 महीने से पिछले वो मेरे साथ राब्ते में हैं, कुछ थोड़ा सा इलाज उनका चल रहा है। तो मुझे कहने लगे जवार भाई, एंटर होते ही ना मेरे इलाज जो है ना वो, और वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे। अच्छा। पहले सिर्फ हम ओवर कॉल ही थे। ठीक। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, भी ठीक हो जाएगा। मैंने जो मेरे सिस्टर ने, मैंने उनसे एक नक्श दिया, ज़ाफ़रान से लिखा। मैंने कहा इसका पानी जो है वो इनको थोड़ा सा पिला दीजिए। मेरे पास तकरीबन वो 30 मिनट्स बैठे। 30 मिनट्स में उन्होंने उसके बाद जमाई नहीं ली। मतलब लेजीनेस निशानी है? नो, आपके असाब पे बोझ होगा, आपकी आंखें जो है ना वो नींद से बोझल होंगी, आपकी आंखों में रेडिश बहुत ज़्यादा होगी, आपकी आंखों के गिर्द मोस्टली हल्के रहेंगे नींद की कमी की वजह से। नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा। ये जमाई आना क्या है? नर्वस सिस्टम है। फ़ौरन वो चीज़ हावी हुई, चूँकि ये चीज़ें आपके ब्रेन को कैप्चर करती हैं। ये और किसी चीज़ को नहीं, आपके ब्रेन को कैप्चर करती हैं। ह्यूमन बॉडी का जो मास्टर पीस है, वहीं से ही अपने सारे मामलात को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग तो ऐसी बातें करते हैं कि सिर्फ बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पर जिन्नात अटैक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आज मेरी बात इसको समझ लीजिएगा, रिकॉर्ड पे कर लीजिएगा, आपको इसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। मैं तो इसको कई सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, मैं तो इस मामले में हूँ। मोस्टली हमने पूछा क्या आपके सर में दर्द रहती है? हाँ, हमारे सर के पिछले हिस्से में दर्द रहती है। क्या आपकी गर्दन, आपकी शोल्डर्स में पेन है? यस। आपकी स्पाइनल कॉर्ड में नियर टू हिप्स पेन है? यस। क्यों? मैंने आपसे कहा कि ये ब्रेन को कैप्चर करता है। ब्रेन से सारा निज़ाम निकल के नीचे की तरफ जा रहा है और सारे पट्टे हैं। जब ये चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचती हैं तो आपके पट्टे खिंच जाते हैं। जब वो पट्टे खिंचते हैं तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपके नेक पे आता है, आपके शोल्डर्स पे आता है। अच्छा, ब्रेन से चूंकि कमांड बॉडी को प्रॉपर नहीं जा रही तो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं आपकी बॉडी के, वो डिस्टर्ब होते हैं। मैंने कुछ परसेंट, 4 से 5% ये भी देखा है कि जिनके साथ ईवल का इम्पैक्ट है, कैंसर की तरफ चले गए, खुदा ना खास्ता, डिसऑर्डर की वजह से, और कुछ भी नहीं है। और कई लोगों को ऐसा हुआ कि वो टेस्ट करवाते हैं, मेडिकल में फंस गए हैं, टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट क्लियर है,
और डॉक्टर्स को बीमारी समझ नहीं लगती। कि भाई वो एक्चुअली फिजिकल बीमारी नहीं है ना, दैट्स वाई मामला स्पिरिचुअल है। ठीक, उसकी निशानदेही मिलती है आपको जाके उसके बर्थ चार्ट से। मिसाल मैं आपको फिर देता हूँ, चंद दिन पहले मेरे पास एक कपल बैठा हुआ था, उनसे जब बात की तो खातून ने एक जुमला बोला, तो मैंने उनकी तरफ क्या कहा आपने, उन्होंने कहा जी ये कहा। ओके, मुझे वापस जाना पड़ा, मुझे उन दोनों का जायचा दोबारा देखना पड़ा, कब कहाँ क्यों कैसे हो रहा, और वो बिल्कुल ही जुमला सिचुएशन क्या चेंज था? हो गई। और वो जुमला क्या था जिससे आपने इतनी आसानी से सॉरी अंदाजा सॉरी लगाया? ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, उनको थोड़ा सी प्राइवेसी होती है। लेकिन एक अच्छा, अगर वो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, एक अच्छा कुछ भी स्पिरिचुअल है, तो वो फ़ौरन क्लिक कर जाएगा। कई बार ऐसा होता है, हमारे सामने आके पर्सन बैठता है, वो बात कर रहा होता है, तो हम मुस्कुरा रहे होते हैं, वो हमें समझ आ रही होती है कि इसका मामला जो है वो फिजिकल है ही नहीं, या ये जो कह रहा है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मामला है ही नहीं, मामला तो कुछ और है। कई बार ऐसा भी होता है, हमारे पास पर्सन आके ये कहता है कि मेरा बिज़नेस ख़राब है, हम जब उसका जायचा देखते हैं तो वहाँ पे उसकी कोई एविडेंस नहीं मिल रही होती। फिर कहाँ से निकलता है, उसकी मिसेस से, सही। उसकी मिसेस पे। क्या किया जाता है, किसी ने कुछ किया और खातून के थ्रू किया, वो उसकी पार्टनरशिप है ना उसके साथ, उसके रिस्क में, उसकी सारी चीज़ों में उसकी पार्टनरशिप है, तो वहाँ से पता चला। अच्छा, आपके पास जोन से केसेस आते हैं, ये पैरानॉर्मल एंटिटीज किस किस्म के नुकसानात पहुंचाती हैं इंसानों को? सब तरह के। आप देखें ना, मैंने आपसे एक जुमला कहा, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर जाएँ तो फिर सारी बातें हो जाती हैं। आपका ब्रेन जो है वो कैप्चर्ड हो गया। अब आपकी मुआशियात, आपकी हेल्थ, आपकी समाजियात, ठीक है, इवन आपकी रूहानियत, सारा कुछ कंट्रोल हो गया। इंसान का वो कौन सा शोबा है जो कंट्रोल में नहीं रहा? फिर जब रमज़ान आता है ना, तो इंसान सुनता है कि शैतान कैद हो गया है, तो जब ईद आती है तो क्या शयातीन ख़ास किस्म के कुछ और जिन्नात जो हैं ये भी सुनते हैं क्या वो आज़ाद हो गए हैं? ये बात किसी हद तक हम जो है वो कह सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि रमज़ान में इंसान झूठ नहीं बोलता, रमज़ान में इंसान जो है वो गलत काम नहीं कर रहा, चोरी चकारी नहीं हो रही, डाकाजनी नहीं हो रही? ये अभी इतने कत्ल गारत हुआ, रमज़ान में हुआ, बिल्कुल। तो क्या फिर शैतान बनता तो किसने किया? ये एक्चुअली एक सिंबल है। वो सिंबल ये है कि इंसान को ये कहा गया कि बुरी आदत से, बुरी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि नेगेटिव हैं, उससे आपको रुकना है। बिल्कुल सही। ठीक, अगर आप ये कहते हैं कि फिजिकल शैतान कोई बंद हो गया, सॉरी ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर शैतान बंद हो गया, क्या सारे बंद हो गए? कितने हैं आपको पता है? कुछ लोगों का ये कहना है कि हर इंसान के साथ एक फरिश्ता जो उसका हमजाद की शक्ल में, और एक शैतान भी जो है पैदा होता है। अच्छा, हमजाद के अलावा भी इंसान के साथ कोई मखलूक रहती है 24 घंटे? एग्जैक्टली, फरिश्तगान के बारे में तो आपको बताया गया कि आपकी लेफ्ट राइट पे 2 फरिश्ते मौजूद हैं। सारा कुछ हमें पता है, सारा कुछ हमें बताया गया, लेकिन एक्चुअल क्या है कि वो एक सब्जेक्ट में नहीं बताया गया, एक ही बाब में नहीं बताया गया, हमें वो कंपाइल नहीं है। अभी अब टाइप्स की आपने बात की, तो क्या इस बात पे हम कुछ रफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्नात की कितनी टाइप्स है, शयातीन की कितनी टाइप्स हैं? नहीं, इसको कवर करना बहुत मुश्किल काम है कि हम एग्जैक्टली टोटली बता दें कि ये कितनी मखलूक़ात हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ ख़ास किस्म के जिन्नात अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ पहाड़ों पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ घरों में बसेरा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। ये आग हवा मिट्टी का खेल सिर्फ इंसान के साथ नहीं है, उनके साथ भी है। इसके बावजूद कि ये एक आछी मखलूक है, तो पानी में, पानी के किनारे रहते हैं, पानी में नहीं रहते। पहली बात ये समझ लीजिएगा। जो भी स्पिरिचुअलिटी से मुतल्लिक है, वो पर्सन जब भी दरिया या नहर क्रॉस करेगा, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, ये एक तयशुदा अमर है। उसकी फैमिली को, वो अपनी फैमिली को, अपने दोस्त अहबाब को इन चीज़ों के बारे में डेफिनेटली जो है वो अवेयर करेगा। ये ख्याल करना है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, शायद हमने अब पिछले पॉडकास्ट में एक जिक्र किया था कि हमारे बड़े जब भी शादी पे जाते थे तो वो दरिया में कुछ सिक्के, कुछ खाने, ये चीज़ें फेंकते थे। तो ये चीज़ें नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ पहाड़ों में रहते हैं, कुछ, बिल्कुल ऐसा ही है। जितना भी रिजॉर्ट का एरिया है, इसको 99% कहा जाता है कि ये द्यो का एरिया है। हम जिन लोगों का इलाज कर रहे होते हैं, हम उनको स्पेशली कहते हैं कि इस साइडों पे जाने पे फ़िलहाल जो है वो आप गुरेज करें। ठीक है, क्योंकि इनके पास तो आपके कलर्स आ रहे होते हैं, कलर्स की शक्ल में। जैसे कई सेंसर्स आ गए, दूरबीनें ऐसी आ गई जो कि थर्मल के हिसाब से आपकी बॉडी की जो हीट है उससे वो असेस कर लेते हैं। ठीक इसी तरह आपके पास जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं ना, वो आपको इसी तरह से पहचानती है। आपकी बॉडी में से कलर्स निकलते हैं। आप फियर में हैं तो रेड निकल रहा है, आप चिल हैं तो ब्लू भी निकलता है, ग्रीन भी, एनर्जीज निकलती हैं यहाँ से भी, आपकी बॉडी से, जो कि ये असेस करते हैं।
मैं बहुत साल पहले, मुझे याद है, कम से कम कोई 15-20 साल पहले की बात है, मैं जो उस पे नेशनल ज्योग्राफिकल पे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसने बताया कि डॉग एक खड़ा है, ठीक है, उसके पास से एक साइकिल वाला गुजरा है, डॉग ने उसकी तरफ देखा है तो उसको वहाँ पे वो चीज़ें नज़र नहीं आई, वो उसको वाइब्स नहीं मिली, तो डॉग ने उसको कुछ नहीं कहा। दूर से एक बच्चा आता हुआ उसको डॉग उसको देख रहा है, वो उसने डॉग को जब देखा है तो वो रुक गया। उसकी बॉडी से ऐसी रेज निकल रही हैं जो डॉग को ये सिग्नल दे रही है कि ये तुमसे डर रहा है, ये तुमसे खौफज़दा है। वो जैसे ही उसने ये देखा, डॉग ने जनाब उस पर हमला कर दिया, उस बच्चे पे, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर आप अपने ब्रेन में ये सोच लें, ठीक है यहाँ पे डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, ठीक है, तो ये भी होता है कि फिर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपके ब्रेन ने अगर कंट्रोल कर लिया। मतलब मैं बड़ी अजीब सी बात मैं अभी करने लगा हूँ कि चंद दिन पहले अभी मेरी फैमिली ने जो है वो एक क्लेम किया कि बाबा यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं। अच्छा, मैं नीचे वाले बेडरूम में था, मैं ऊपर आ गए तो मैंने उनसे कहा अच्छा ठीक है, ओके, लेट्स सी। आप खौफजदा नहीं हुए? अभी आपको मेरे जुमले से पता चल जाएगा। मैंने कहा ओके, अब मैं आ गया हूँ और अब मैं सोने लगा हूँ, अब कोई यहाँ पे तंग नहीं करेगा, और मैं सो गया हूँ। मैंने सुबह उठ के बच्चों से पूछा कि किसी ने कोई, नहीं, नथिंग। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बाबा आपको कुछ नहीं कहते। एक्चुअल चीज़ ये नहीं है कि वो मुझे कुछ नहीं कहते। आप भी अगर अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर लें, आप अपनी कनेक्टिविटी अपने परवरदिगार से स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आप भी ये कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई बड़ी यूनिक चीज़ है, मैं कोई बड़ा पावरफुल आदमी हूँ, नो 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 नो, ऐसा कोई नहीं है ना। मेरा यहाँ पे बात ये करने का मकसद है, मकसद ये है कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करें। अगर इंसान ने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया, जिसके बारे में नफ्स भी कहा जाता है, ठीक है, नफ्स को कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल सही। वो जो एक इरशाद है ना कि अगर तुमने वो किया जो हम चाहते हैं तो फिर होगा वो जो तुम चाहते हो, उसके पीछे फलसफा यही है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे तो ना आपने बताया कि आप खौफज़दा नहीं हुए, आपने एक टेक्निक बता दी कि किस तरह से आपने उस सिचुएशन को टैकल किया। आपकी ज़िंदगी में वैसे जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था और मैं इतने खौफ में था। एक टाइम था तकरीबन साल 1.5 साल का, आज मुझे पता चलता है ना वो क्यों था, साल 1.5 साल का। वो एक्सपीरियंस ये है कि मैं ये सोचता था, हमारा घर जी वो स्ट्रीट के बिल्कुल एंड पे था, डेड एंड पे, ठीक है, 2 टर्न के बाद। लाहौर में? लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वॉल सिटी का बाय बर्थ है मेरी। तो बिल्कुल डेड एंड पे हमारा घर था। तो मुझे ये होता था कि बाहर जो है वो एक इस टाइप की मखलूक खड़ी होगी। ये उस दौर की बात है जब इविल डेड मूवी जो है वो नई आई थी। ये मेरी उस तब की बात है, ठीक, वो देखी भी हुई थी। बिल्कुल मेरे इमेजिनेशन उसी तरह से जरा बना देता था कि गेट के बिल्कुल यहाँ पे खड़ी होगी, ये उसका गेटअप होगा, इस तरह वो मुझे पकड़ेगी, इस तरह वो मुझे चीर फाड़ देगी, ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे। मैं घर से बाहर जाने से भी रुकता था। अच्छा, उसके बाद इत्तेफाक ये हुआ, कोई साल 1.5 साल 2 साल कह लें, उसके बाद मुझे कुछ टाइम के लिए जो है ना अलोन रहना पड़ा, एक ऐसी जगह पे जो कि इंडस्ट्रियल एरिया था। एक पूरी गली, पूरी स्ट्रीट, वो तकरीबन कोई आप कह लें 200 यार्ड की एक स्ट्रीट थी, उसमें कोई भी नहीं रहता था, नोबॉडी, मेरे अलावा कोई भी नहीं। और मैं रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 10 बजे डिफरेंट टाइम पे मैं जो है वो जाके वहाँ पे जो है वो अकेला जाके मैं सोता था। तो फिर कभी किसी चीज़ से इंटरेक्शन हुई? कुछ नहीं हुआ, ना कोई डर लगा। एक टाइम स्पैम था, वही जो मैं कहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए जो है ना ये खुलते हैं। इसमें जब इंसान जो है, हर कोई इस दौर से गुजरता है कि जब उसके ऊपर जो है ना ये चीज़ें हावी हो सकती हैं। ऐसे ही जैसे डोर्स खुल गए हैं कुछ टाइम के लिए, स्पैम्स आते हैं, जिसमें हम जो प्लैनेट्स का कहते हैं ना कि जी इस वक्त जैसे अभी शर्फ शम्स आने वाला है, बहुत एक्सीलेंट टाइम है आगे। शर्फ शम्स की क्या वैल्यू है? अलवी भाई ये तो बिल्कुल डिफरेंट सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। शर्फ शम्स सन जो है वो साल में एक मरतबा, जब भी वो 19 डिग्रीज एरीज में आता है तो ये एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है। उलमाए नजूम ने, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे आके ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ में होता है, 100% पॉजिटिव स्ट्रेंथ में। ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे जवाल का से पहले एक पूरी स्ट्रेंथ में नहीं, उसकी पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो आपको ये मिलती हैं, चाहे आप दुनिया के किसी हिस्से में भी हो। खैर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तो इसको बड़ी मुख्तलिफ तरीके से जो है वो मनाया भी जाता है। इसी तरह जुपिटर 13 साल के बाद एग्जॉल्टेड होता है, सैटर्न 30 ईयर्स के बाद होता है, मार्स 1.5 ईयर्स के बाद होता है, वीनस और मरकरी एवरी ईयर जो है वो एग्जॉल्टेड होते हैं, मून 28 दिन के बाद।
डेबिलिटेड भी होता है 28 दिन के बाद, जो है वो एग्जॉल्टेड भी होता है, यानी शर्फ में भी आता है, हबूत में भी जाता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये जैसे स्पैम अच्छा गुजरा, इसी तरह एक बैड स्पैम भी आता है। जैसे अभी हमने मून के बारे में बात की, शर्फ कमर आता है, और कमर दरकब जो कि डेबिलिटेशन है मून की, कमर का हबूत है। हबूत लफ्ज़ हब्त से, हब्त का मतलब है उसकी पावर्स जो है वो दबा दी गई हैं, यानी हमारे सामने एक बहुत बड़ी लाइट लगी है लेकिन जल नहीं रही। भी लाइट तो है, जल नहीं रही। क्यों नहीं जल रही? उसका स्विच ठीक नहीं लगा, या स्विच की एक प्लग जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, जो पिन है वो नहीं लगी हुई, पीछे से तार निकल गई है, कुछ भी वट एवर, लाइट हमें वो चीज़ नहीं दे रही, यानी लाइट हमें अपना एक्चुअल वर्क नहीं कर रही, लाइट ही नहीं दे रही। लेकिन अगर वो सब कुछ ठीक है तो वो बेहतरीन अपनी पूरी कैपेसिटी देगी। आप उसको जो है वो कम कर लें, आप ज़्यादा कर लें, इट्स अप टू यू। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक इसी तरह कुछ स्पैम आते हैं ज़िंदगी में, जब वो खुलते हैं तो आप लोग उसमें फंस सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा अपना ज़ॉडे के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो मैं अभी एक नेगेटिव स्पैम 18 महीने का जो है वो गुजार के अभी निकला हूँ। मुझे पता था चूँकि कि मुझे इन चीज़ों में नहीं जाना, मैं बच बिल्कुल गया। सही। अक्सर ख़वातीन यहाँ पे फंसती हैं। आपने ईद का जिक्र किया, ईद पे अक्सर ख़वातीन क्या होती है, कब्रिस्तान में अपने बुज़ुर्गों से, अपने लवाहिकीन से, अपने शौहर से, किसी बेटे से, जो भी दुनिया से चला गया उससे मिलने कब्रिस्तान में जाती हैं। अच्छा, कब्रिस्तान में जब जाते हैं तब भी ये चीज़ें अटैक करती हैं? बिल्कुल करती हैं, और बिल्कुल ख़ास तौर पे आज मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक की फैक्टर जो है वो बताने लगा हूँ। ख़ास तौर पे उस वक़्त जबकि खातून नापाकी की हालत में है, नहीं जाना चाहिए। ओके। यहाँ पे फंसती हैं, सब नहीं फंसेंगे, वो फंसेंगी, ठीक है। उनको अंदर से उनके जो है वो अट्रैक्शन आएगी, ब्रेन कंट्रोल चुके हो रहा है, आप उस तरफ जाएँ, चलें, आपको बड़ी याद आएगी अपने वालिद की, अपनी वालदा की, कोई दुनिया से चला गया प्यारा उसकी, जिसको आप सारा साल नहीं मिलेंगे, ईद पे चली गई हैं, क्यों? दैट्स फैक्टर। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ख़वातीन को नापाकी की हालत में कब्रिस्तान में नहीं एंटर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में, और पता भी नहीं चलता कि कब वो फंस गई। आपने कहा कि फंस गई, किस तरह से जो है वो एंटिटी साथ जुड़ जाती है, बॉडी को पोजेस कर लेती है, क्या मामला हो जाता है? बॉडी पोजेस होती है, आपका ब्रेन कंट्रोल होता है, आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, फिजिकली आप डिसऑर्डर की तरफ चले जाओगे, आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा, आप अपनी फैमिली के साथ, आपको अकेला रहना पसंद होगा, आप हर चीज़ से बेजार होने शुरू हो जाओगे। ये निशानियाँ हैं कुछ इसी चीज़ों की। फिर वही निशानियाँ जैसे कि मैंने पहले बताई, सर में दर्द रहना, बाजू, शोल्डर्स, ये वाला, और कई बार तो मिजाज बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। कई लोग जो है वो बहुत बोलना शुरू कर देते हैं, कई लोग बिल्कुल जो है वो चुप हो जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, अपने अंदर चले जाते हैं। तो हमारी फैमिलीज क्या करती हैं, उठा के उसको जनाब वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं कि जी इसको पता नहीं क्या हो गया, आप इसको देखें। वो पीछे से गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक जो है वो तरीका है, ठीक, लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल पता नहीं चलता उनको। बिल्कुल वो समझ आ जाए तो निकल जाता है। मैंने आपके पॉडकास्ट में एक बार कहा था कि 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्लैनेट्स की वजह से हैं। कहा था बिल्कुल ठीक, आपने। अब मैंने ये भी कहा था कि 4 से 5% है पैरा जो ये जिन्नात, जादू, जिन्नात, कैसे? जादू, ये सारा सिर्फ 4 से 5% है। अच्छा, उसके अलावा 5 से 6% जो है वो नज़र बद है, हसद है, जिसका के वजूद का बड़ा वाज़ेह इज़हार हमें कलामुल्लाह में मिलता है। सूरह फलक देख लें, सूरह नाज़ देख लें। जो लोग कहते हैं जी हम इन चीज़ों के कायल नहीं हैं, तो इट्स मीन कि फिर वो कलामुल्लाह के कायल नहीं है। कलामुल्लाह में सूरह फलक पढ़ लें, सूरह नाज़ पढ़ लें, तो परवरदिगार जिन्नात के बारे में भी कह रहा है, सिर जादू के बारे में भी कह रहा है। बिल्कुल तो ऐसे फिर है। आप इनकार किस चीज़ का कर रहे हैं? कलामुल्लाह का। ईद की हम बात कर रहे हो ना, ईद से रिलेटेड जो हॉरर एक्सपीरियंसेस है, पैरानॉर्मल केसेस हैं, या जो जादू जिन्नात की बात है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ईद पर दावतें होती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो अक्सर खाने पे कुछ पढ़ के या मिला के जो है जादू करने की कोशिश की जाती ऐसा है। होता है, ऐसे कई अमाल जो है बुक्स में अवेलेबल हैं, होता है, बट आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आप अगर सस्पिशियस हैं, आपकी सिक्स सेंस आपको अलार्म कर रही है किसी पर्सन से, तो फिर अवॉइड कर लें, ना खाएं। या फिर आप जिससे भी कनेक्टेड हैं उससे पूछें कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे करना है, मुझे यहाँ पे खौफ है कि मेरे साथ कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो जाए, तो वो आपको बताएंगे कि आप कैसे बच सकते हैं, आप क्या पढ़ के अपना हिसार कर सकते हैं, आप क्या पढ़ के आपके पास। अच्छा, फिर ये नहीं है ना कि आपने सिर्फ वहाँ पे जाके खाया, वो खाएंगे तो सारे ही, तो क्या सब उसके इन्फेक्टेड हो जाएंगे? स्पेसिफिक पर्सन पे ही है। स्पेसिफिक पर्सन पे है, तो उसको अपनी हिफाजत के लिए क्या पढ़ना चाहिए। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा चले कुछ भी, कोई बात नहीं, आपने नहीं खाया, पैक करके आपके साथ दे दिए, घर जाके खा लीजिएगा, होता है। ठीक है। अच्छा, उसको फिर है ना कि आप कैसे उसको क्लीन करेंगे,
वो खाना क्लीन हो सकता है, आप उससे बच सकती हैं। किस तरह से खाना क्लीन किया जाए और हिफाजत के लिए क्या पढ़ा जाए? बहुत कुछ होता है। मैंने एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, सूरह फलक सूरह नास की। अक्सर लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है तो आप रोज़ाना सुबह 9 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें, एक ख़ास तरतीब के साथ। ठीक, ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है कि एक ख़ास तरतीब के साथ आप उसको पढ़ें। मैं कोई कलामुल्लाह में तहरीफ़ की बात नहीं कर रहा, उसको पढ़ने का सिर्फ तरीक़ाकार को थोड़ा-सा चेंज किया जाता है कि भई किस तरीके से आप इसको पढ़ें। वही पढ़ना है, सब कुछ वही है, एक लफ्ज़ भी इधर-उधर नहीं, ना ज़ेर ज़बर का फ़र्क है, ठीक? लेकिन उसके इफ़ेक्ट और हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँगा कि आपको कुछ दवाइयों के बारे में डॉक्टर कहता है कि ये अद्वियात आपने खाने के आधे घंटे बाद लेनी है। कुछ ऐसे कहता है ड्यूरिंग मील लेनी है, कुछ कहता है बिफोर मील लेनी है। डॉक्टर को पता है ना कि मुझे किस तरह से करना है, ठीक है? वो आपके मर्ज़ के मुताबिक फिर बताता है। इसके लिए आपको स्पेसिफ़िक किसी पर्सन के साथ अटैच होना ज़रूरी है। वो आपको बताएगा जो उस चीज़ का डॉक्टर है। सेल्फ मेडिकेशन तो फिर सब कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव हो गई ठीक है, नहीं हुई ना सही। अच्छा, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जादू की, तो एक जादू या जिन्नात का केस है, सॉल्व करने में उसको कितनी देर लग जाती है? डिपेंड, कोई आपको गारंटी अगर दे रहा है तो वो झूठ बोल रहा है कि जी मैं इतनी देर में ये कर दूंगा, तो खुदा तो नहीं है। और फिर ये अलाइव चीज़ें हैं, ये रिएक्ट क्या करेंगी, किस तरह से आगे करेंगी, इट्स डिपेंड। इसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक आपके ख्वाबों से है। अच्छा, ख्वाबों बिल्कुल। से कैसे? ख्वाब आपको कुदरत की तरफ से इशारे मिल रहे होते हैं, हर चीज़ आपको बताई जा रही थी, हम उन इशारों को नहीं समझते। अगर किसी के साथ जिन्नात जुड़े हैं, जिन्नात ने उनकी घर पे कब्जा किया हुआ है या इवल एंटिटी के साथ जुड़ी है, किस तरह के ख्वाब आएंगे? मोस्टली नेगेटिव आएंगे। इंसान मोस्टली, अगर वो कुछ पाक साफ ज़हन का बंदा नहीं है, वो न्यूडिटी देखेगा, वो सेक्स अट्रैक्शन देखेगा, और अगर वो कुछ बेहतर है तो उसको इंडिकेशन मिलेगी जानवरों के ज़रिए। स्नेक देखेगा, लिजर्ड देखेगा, क्रोकोडाइल देखेगा, और इस तरह के कई जानवर जो कि मकरूह हैं, जिनसे इंसान को खौफ भी आता है, उन चीज़ों को देखेगा। और जादू का अगर केस हो तब भी इस तरह की इसी चीज़ें तरह की नजर चीज़ है। आएंगी? ये एक्चुअली मिलती जुलती चीज़ें हैं। जादू भी कैसे किया जाता है, उसकी जा, किस्में तो बहुत हैं, लेकिन जो ज़्यादा किस्में हैं वो इन्हीं नेगेटिव एंटिटी से कोई इन्वॉल्व किया जाता है। जादू की एक ही किस्म नहीं है, काला जादू? नो, काला क्या है, काला क्या है मुझे ये बताएं। मतलब कोई रंग है ये? नहीं, यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक वाइट एक डार्क, यानी रूहानियत और शैतानियत, ब्राइटनेस और डार्कनेस। उस डार्कनेस के थ्रू जो भी किया जा रहा है उसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। ओके, सही हो गया। ये लोगों ने सिर्फ नाम सुना है काला जादू, हाँ, ऐसे ये ही नहीं पता कि वो काला उसको कहा क्यों जाता है। वो ब्लैक है ना, रॉन्ग साइड है, आपकी डार्क साइड है। बिल्कुल सही हो गया। कुछ लोग कलामुल्लाह में तहरीफ करके करते हैं, कुछ लोग रिवर्स पढ़ के करते हैं, ये सारा कुछ होता है। ये जो हम सीक्रेट सोसाइटीज देखते हैं, ये भी तो जो वर्सेस है उनको उल्टा करके उल्टा पढ़ती करके हैं। पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वही। बिल्कुल, ये जो इसी तरह कलामुल्लाह के साथ भी कुछ शवाहिद मौजूद हैं कि इस तरह से ये लोग जो है वो करते हैं। ये मोस्टली सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में हम लोग ऐसा सुनते हैं कि अगर उसका मेंबर बनना है तो वर्सेस को उल्टा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू फिर एक मैसेज जो है वो दूंगा, आज ज़हन में रख लें। आपके जितने भी लोग सुन रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, जहाँ तक भी जाए मेरा पैगाम, आपको जब भी कोई किसी भी तरीके से कलामुल्लाह से या दुआओं से जो है हट के कुछ चीज़ पढ़ने को दे, कभी ना पढ़े, कभी ना करें। आपको रहना है इस्माइलाहिया के साथ, आपको रहना है कलामुल्लाह के साथ, वो चीज़ जिसका मतलब आप वाज़ेह तौर पे जो है वो समझते हो, जानते हो। अगर आपको कुछ सस्पिशियस लग रहा है, पूछें, समझ आए ठीक, नहीं समझ आए, आपकी सिक्स सेंस ब्लिंक करे, ड्रॉप कर दें। कभी ऐसी किसी सस्पिशियस चीज़ ने आपके साथ कांटेक्ट किया है? इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे बड़ी अजीब सी बातें हो जाएंगी कि हमें इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं होती कि हम ये चीज़ें शेयर करें। लेकिन ऑडियंस की गाइडेंस के लिए किस किस तरह से लोग कांटेक्ट करते हैं? देखें, फिर वही बात है, ये सब कुछ आपके ब्रेन से चलता है, याद रखिएगा। आपका ब्रेन ही वो चीज़ है जिसके बिना पे आपको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया। आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपने इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, हम फिर बात करेंगे। हमने योगा पे बात देख लें, आप उसको मराकबा को देख लें। क्या है, आप अपने ज़हनी इर्तिकाज़ को वहाँ तक कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो कनेक्टिविटी के लिए आप खुशबुयात भी इस्तेमाल करते हैं, आप जेम्स इस्तेमाल करते हैं, आप कलर्स इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस का पार्ट है।
मैं अपने शर्फ़ कमर की वीडियो करता हूँ तो मैं उसमें सबको कहता हूँ कि अगर मुमकिन हो तो इस दिन सफ़ेद लिबास ज़ेब-ए-तन कीजिए, साथ में खुशबू कीजिए, सफ़ेद किसी चीज़ पे ही न्याज़ दिलवाइए। आपने तस्बीह जो इस्तेमाल करनी है वो भी सफ़ेद कर लें, अगर अकीक कर लें, आप दुर-ए-नजफ़ कर लें, इट्स टू गुड। और उसके हम्म। पीछे लॉजिक्स हैं। अच्छा, कलर्स का ख़ास दिनों के हिसाब से इंतखाब करना चाहिए कि कुछ कलर्स जेनेरिक पॉजिटिव होते हैं? नहीं, अगर ऐसा आप कर सकें तो वो बहुत अच्छा होता है और जेनेरिक पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन उस पॉजिटिविटी का भी आपने इंतखाब करना है। मिसाल के तौर पे आपने आपने 99% देखा होगा कि गर्मी में सफ़ेद लिबास पहना जाता है, हम्म। सर्दियों में लोग सफ़ेद लिबास कम पहनते हैं, डार्क कलर्स यूज़ करते हैं। ये फ़र्क है। अब आपने पूछा कि भई कलर्स का स्पेसिफ़िक जो है वो दिनों से ताल्लुक है, बिल्कुल है। सफ़ेद कलर का ताल्लुक जो है वो दिन पीर से है, मंडे से है। इसके बाद जो है वो रेड कलर का जो ताल्लुक है वो मंगल से है। बुध से जो हम्म। है वो ग्रीन और फ़िरोज़ी कलर मंसूब है। जुमेरात से ग्रीन भी और फ़िरोज़ी ये दोनों से मंसूब जो है वो आता है। इसके अलावा ज़र्द भी जुमेरात से आता है। उसके बाद जुमा आ गया, सफ़ेद कलर इससे भी मंसूब है। उसके बाद हफ्ता आ गया डार्क ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर जो है वो सैटरडे से मंसूब है। बिल्कुल सही। ज़र्द कलर लाइट येलो से लेके तो ज़ाफ़रानी कलर तक जो कि ऑरेंज को जाके टच कर जाता है, ये दिन इतवार से मंसूब है। अगर किसी इंसान के ऊपर जिन्नात हैं या कोई नेगेटिव असर है, तो सामने बैठे इंसान को कोई ऐसी साइंस मिले कि उसे मालूम हो जाए? पता चल जाता है, अगर आप का ऑरा क्लियर है, अगर आपकी कनेक्टिविटी है तो आपको फ़ौरन से पहले पता चल जाएगा। सामने बैठे इंसान में क्या-क्या साइंस होंगे? सामने बैठे पलके नहीं इंसान की वो तो झपकेगा? देखने वाले को समझ आएगी ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसकी आँखें बताएँगी। सबसे पहले उसकी आँखें बताएँगी, उसके चेहरे को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि इसके साथ कोई मामलात हैं। उसके चेहरे पे एक अलग ही रंग होता है, एक अलग ही बात होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई ऐसी चीज़ साथ जुड़ जाती है तो इंसान ओवर एक्साइटेड हो जाता है। दोनों तरह के होते हैं ना, वो ओवर एक्साइटेड भी होता है और बिल्कुल खामोश भी हो जाता है। यही बात हमने पहले डिस्कस की कि वो ज़्यादा बोलना भी शुरू कर देगा और खामोश भी हो जाएगा। कभी-कभी वो तन्हाई पसंद हो जाएगा, कभी-कभी वो घर से बाहर निकल जाएगा, दुनिया देखेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, ये सारा कुछ होता है। डिपेंड कि उसके साथ अटैच कौन हुआ है। अच्छा, कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया है कि बहुत ही ताकतवर एंटिटी साथ जुड़ी हो जिसके बारे में आपने सोचा हो कि इसको हटाना तो मेरे लिए भी मुश्किल हो गया? ऐसा होता है। मैं कई लोगों को ये कह चुका हूँ कि सॉरी, ये मेरे वाला नहीं है। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती, मुझे कोई इसमें मज़ायका महसूस नहीं होता, बल्कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपनी नफ़ी करने के काबिल हुआ। हुँ। यहाँ पे यही तो मसला है कि भई जो एबल नहीं है वो भी कहता है मैं एबल हूँ। तो ऐसा तो कई बार हुआ है, मैंने साफ कह दिया कि भई आपका केस मेरे वाला नहीं है, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, बाहर के ममालिक में ना हम प्रॉपर देखते हैं कि अगर पैरानॉर्मल एंटिटी है या पैरानॉर्मल केसेस हैं लोगों के साथ, तो उसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं जहाँ पर उनका इलाज होता है। पाकिस्तान में क्यों पॉसिबल नहीं है अभी तक? इसलिए कि यहाँ पे मज़हब के नाम पे बहुत कुछ बिकता है, इसलिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे लोग ऐसा करें, नहीं, यहाँ पे धोखाधड़ी बहुत है और मज़हब के नाम पे धोखाधड़ी वो सबसे ज़्यादा है हमारे। ये हमारा मुसलमानों का ये एक पूरा मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हुँ, हूँ। हुँ। ये बहुत बड़ा मसला है कि बिल्कुल। हम यहाँ पे जिन चीज़ों का लिहाज़ करेंगे, जैसे ही हमें कोई नहीं देख रहा, हम उस पे तो फिर वो हदें पार करते हैं कि कमाल हो जाता है। अच्छा, अभी आपने ना पीछे योगा की बात की थी और मेडिटेशन की भी बात की थी। जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, जो नेगेटिव लोग जो नेगेटिव पावर हासिल करने के लिए लोग करते हैं वो भी 40 डेज़ का चिला करते हैं, और जो रूहानी तरक्की हासिल करने के लिए लोग करते हैं वो भी 40 डेज़ का करते हैं। एग्ज़ैक्टली मैं अगर कहूँ तो मुझे राइट साइड का तो पता है कि वो 40 डेज़ का करते हैं, बट उधर अदर साइड का मुझे नहीं पता कि हुँ, वो कितना टाइम इसको करते हैं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में नहीं है। वही बात आ गई कि भई बिल्कुल, जिस चीज़ का मुझे नहीं पता मैं साफ कहूँगा भई ये नहीं मुझे पता। ऐसे ही। तो मुझे राइट साइड का तो पता है, कई बार जो है वो आपको प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं। एक ये इसकी भी फिर क्लासेस हैं, प्रैक्टिसेस की भी हुँ, क्लासेस हैं। आप एक ग्रेड क्लास करते हैं, फिर दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में। ये नहीं है कि आप पहले दिन ही एक चिल्ला किया तो आप इस काबिल हो गए कि बस ठीक है। चिल्ला क्या है? हुँ। 40 दिन है ना, ठीक है? 40 डेज़ तक आपको एक प्रैक्टिस करनी है और कई बार इसको जो असातिज़ा हैं वो इसको शॉर्ट भी कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, 40 की बात की तो आप न्यूमरोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं। 40 नंबर की भी कोई ख़ास एनर्जी होती है? क्योंकि 40 नंबर हमें पूरी यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो कई जगह पे नज़र आता है। अंबिया के नाम की ज़िंदगी में 40 नंबर हमें नज़र आता है। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक जो है वो 40 दिनों में हुई। 40 दिनों के बाद जो है इंसान के अंदर जो है वो साइकिल चेंज होता है। 40 दिनों के बाद मौसम में एक तब्दीली आती है। मोस्टली लोग इसको जो है हमारे जो लेफ़्ट साइड बल्कि राइट कहना चाहिए, मशरिक़ की तरफ जो है
जितने भी ये लोग हैं, स्पेशली इंडिया कहूँगा, बांग्लादेश कहूँगा, श्रीलंका कहूँगा, ये लोग इसको जो है वो उसके साथ करते हैं अटैच राहु के साथ, नॉर्थ नोड को, और वो कहते हैं कि ये डार्कनेस का रिप्रेजेंटेटिव है एक्चुअली। ठीक, वेस्ट जितना है वो इसको यूरेनस के साथ, तब्दीली के साथ जो है वो करता है, न्यू इनोवेशंस के साथ जो है वो अटैच करता है। वो राहु से अटैच नहीं करते, वो यूरेनस के साथ अटैच करते हैं, जो कि अंडर आता है सैटर्न के। अब सैटर्न इधर हमारे जो है वो जो हमारे ईस्टर साइड पे हैं, ये लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, शनि कहते हैं, और कहते हैं ये बहुत बुरा है, जबकि वेस्ट ये कहती है कि ये बहुत अच्छा है, ये आपको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाता है। बल्कि मैं आपको यहाँ पे मेरे ख्याल में सूरह तारक का मैं रेफरेंस दूंगा आपको। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, यमन से था, तो आपने उसकी इस्लाह के लिए पूछा कि तुम इल्म नजूम जानते हो? उसने कहा जी मौला मैं जानता हूँ। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि सियारा ज़ुहल को कैसा जानते हो? मौला नहस जानते हैं, ये बहुत सख्त है, इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये वो बात। आपने उसकी इस्लाह फरमाई कि ख़बरदार आज के बाद सियारा ज़ुहल को नहस मत कहना, परवरदिगार ने इसको नजमुल साकिब कहा है। नजमुल साकिब का ज़रूर सूरह तारक में आप देख लें, आपको मिल जाएगा। उसने पूछा मौला ये नजमुल साकिब क्या है? कहा ये रोशन तो 7वें आसमान पर होता है, मगर इसकी रोशनी आसमान ज़मीन तक को जो है वो मुनव्वर करती है। परवरदिगार ने इसको इसलिए नजमुल साकिब कहा है, और साथ में फरमाया कि ये कुल औलिया औसिया का सैयारा है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है, मेरे पास कलामुल्लाह भी पढ़ा है, जो देखना चाहे मैं उसको दिखा भी सकता हूँ, कि ये अमीरुल मोमिनीन का सैयारा है, ये इंसान की इस्लाह करता है ये सैयारा। ठीक है, अब मैं उस फरमान से हट गया हूँ। ठीक, वो लोग भी जो कहते हैं कि जी इस्लाम के ख़िलाफ़ है इल्म नजूम, ये उनके लिए भी जवाब है कि अगर गलत होता तो तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद में इसकी इस्लाह न की जाती, मना किया जाता। बिल्कुल ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आप वज़ू करते हैं तो आप अगर ठीक करते हैं तो आपकी इस्लाह करवाई जाएगी कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे ही है। ठीक है, आप गलत हरकत करते हैं तो उसको ये नहीं किया जाएगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे कीजिए, उसको कहा जाएगा ये मत कीजिए, दैट्स इट। ठीक, ये उनके लिए भी है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो ये भी लोग भी मानते हैं कि ये कहते हैं ये कर्मा का सितारा है, यानी आपके कर्म का, आपके किरदार का, आपकी रूटीन्स, आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे अमाल किए हैं तो ये आपको कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपने बुरे अमाल किए हैं तो अब आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा जब आपके जायचे में आ गए, जिसको कि ये लोग 60-70 भी कहते हैं। ऐसे है। ठीक है, ढाया भी कहते हैं कि 2.5 साल के लिए ये स्पेल आ गया। आते हैं ज़िंदगी में स्पेल, आपके पास इम्तहानी दौर, बहरानी दौर आते हैं, और इसके पीछे इरशाद है परवरदिगार का कि हम दे के भी आजमाते हैं, हम ले के भी आजमाते हैं। ऐसे ही है, आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से आती है, दोनों की तरफ से आती है। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे इस्लाह कर लें कि सिर्फ अल्लाह की तरफ से नहीं आती, इंसान का अपना किरदार भी बहुत बड़ा है जिसकी वजह से उसके ऊपर आजमाइश आती है। वो तो हर वक्त ही आजमाइश में है। अल्लाह ने उसको एक वक्त मुय्यन के लिए छूट दी है, तुम्हारी आजमाइश है, तुम अच्छा करते हो, तुम बुरा करते हो। जिन्नात की तकरीबात, पैरानॉर्मल केसेस, किन किन चीज़ों से जिन्नात अट्रैक्ट होते हैं, किन किन चीज़ों से जिन्नात डरते हैं, जिन्नात के कौन से कलर्स हैं, और नंबर्स भी आई गेस आपने जिन्नात के बताए हैं। कौन सा नंबर था जिन्नात? नंबर 4 मोस्टली मैं कहता हूँ कि इस तरफ हमें लेके जाता है। का फेवरेट नंबर है नंबर 4? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा जी कि उनका फेवरेट है, हमें कैसे पता चलता है। मोस्टली नंबर 4 जो है ना, वो हमें थोड़ा सा उसका आइडिया होता है कि ये नंबर थोड़ा सा चेंज है। मैंने जैसे वेस्ट का भी जिक्र किया, मैंने ईस्ट का भी जिक्र किया। नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, या इधर के जो हैं, हमने भी इसका एक्सपीरियंस किया, वो बात ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ कि ये सिर्फ उसी से रिलेट करता है, ये गलत है। बिल्कुल सही, ये यूरेनस से भी है। फिर वही बात है, नंबर 4 तो है, आपने उस नंबर 4 को पॉजिटिव इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया आपने। हमने ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमने इसको इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल किया, या हमने कोई नेगेटिव डिस्कशन किया कि ऑडियंस को गाइडेंस प्रोवाइड हो। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऑडियंस के लिए आज बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ईद का मौका है, लास्ट पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घर पे ये पैरानॉर्मल एंटिटीज़ रहती हैं, या हमें डिस्टर्ब करती हैं, या उनके साथ जादू जिन्नात के मामलात है, वो अपनी ईद को सेफली गुजारने के लिए उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? अगर तो ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड हो गया तो उसको किसी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट होना है। और अगर सिर्फ डाउट है आपको, तो फिर मैं कहूँगा कि आप सिर्फ ईद के मौके की बात नहीं है, आपको डेली रूटीन में सुबह 9 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास जो है वो पढ़नी चाहिए। अब मैं वो तरीका भी बताता हूँ जो मैंने कहा था, थोड़ा मखसूस तरीका है। मैं जिसको किस तरह से इस्तेमाल करवाता हूँ, मैं कहता हूँ जी 9 मरतबा पहले दुरूद पाक पढ़िए, उसके बाद 1 मरतबा सूरह फलक पढ़िए, 1 मरतबा सूरह नास पढ़िए।
फिर सूरह फलक, फिर सूरह नास, फिर सूरह फलक, फिर सूरह नास, 9 मरतबा इस तरतीब के साथ पढ़िए। एंड पे फिर 9 मरतबा जो है वो दुरूद पाक पढ़िए, परवरदिगार की अमान होगी आपको, आप इसको देखेंगे। रात को सोने से पहले मिनिमम 18 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़िए और इसको हुम फीहा खालिदून तक पढ़िए, यानी मेरे ख्याल में ये सूरह बकरा की आखिरी हैं। उसके वहुवल अलीयुल अज़ीम के बाद 2 आयात इसकी और पढ़े, हुम फीहा खालिदून तक। पहले तर्जुमा पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि खुदा क्या मैसेज दे रहा है, कि जो हमारे होते हैं हम कैसे उनको अंधेरों से भी निकाल के नूर की तरफ ले आते हैं। डार्कनेस, ब्राइटनेस, फिर वही जो हमने बात की वो कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह आप बेहतरीन तरीके से परवरदिगार की अमान हासिल कर सकते और कुछ फ्रेगरेंसेस होती है जिनको लगा के जिन्नात को रात के टाइम पे लोग कहते हैं कि जिन्नात दूर भागेंगे, कुछ होती है इस तरह की रेमेडी? देखिए, नॉन अल्कोहल जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे जो है एक जिसको बहुत ज़्यादा मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, कस्तूरी कहते हैं हम उसको, वो इस्तेमाल करके देखें, आपको पता चलेगा। आप गुलाब इस्तेमाल करके देखें। कहा जाता है ना कि इसमें सरकार दो आलम के पसीने के कतरे हैं, ठीक। तो इनसे ये चीज़ें दूर भागती हैं। ये आप इसको इस्तेमाल कर, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 के नाम ले रहा हूँ, इसकी बहुत कुछ है। और फिर वही बात है, ज़ोडिएक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग खुशबू का इस्तेमाल, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। जिन्नात अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो भी बता दिया, और किस किस तरह से जिन्नात से सेफ रह के अपनी ईद सेलिब्रेट की जा सकती है वो भी आपने टिप्स दी उसके लिए। कुछ केसेस भी शेयर किए ऑडियंस की गाइडेंस के लिए, और हमें बहुत सारी ऐसी नॉलेज दी जो ऑडियंस के लिए जो है वो यूज़फुल थी, इंफॉर्मेटिव थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। और मैं एंड पे कहूँगा, जो भी इस पॉडकास्ट को देखे, अगर आपको हमारे इस पॉडकास्ट से कुछ नॉलेज जो है वो मिला है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मीडिया टीम को, आपको, आप लोगों की मीडिया टीम को, इन सबको अपनी दुआ में याद रखें। दुआ सबसे बड़ा असलहा है। आप अगर देखें, सूरह फलक, सूरह नास मैंने बताई, असलहा है। मोमिन का असलहा सबसे बड़ा दुआ है। आज के एपिसोड में हमने जिन्नात की शादी, जिन्नात की ईद, उनके पसंदीदा पकवान और पसंदीदा रंगों पर बात की। बहुत जल्द हॉरर पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।